ओके। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। पार्टनरशिप का ये आखिरी टॉपिक है ना। पार्टनरशिप डीड के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी को हम कहीं और से शुरू करेंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप समझाना, तभी मैंने एक बात समझाई थी। पार्टनरशिप कम्स टू एग्जिस्टेंस कैसे आती है, एक पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्टेंस में कैसे आता है। एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, तब एक बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है। मतलब एक एग्रीमेंट के बेसिस पे ही पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है। ये पहली बात है जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी। पार्टनरशिप बिजनेस होता ही कैसे, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। याद आया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप जब प्रेजेंट होंगी एग्रीमेंट में। म्यूचुअल एजेंसी वाला कंसेप्ट, प्रॉफिट शेयरिंग वाला कंसेप्ट, जब ये सब चीजों के बेसिस पे एग्रीमेंट हो जाएगा तो बिजनेस शुरू हो जाएगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही डीड कहते हैं क्या? देखो, एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकता है वर्बल और एक हो सकता है रिटर्न। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है वही डीड कहलाता है। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है वही डीड कहलाता है। वर्बल एग्रीमेंट को सिर्फ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही बोलते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट को डीड बोलते हैं। सीधी सा ये अंतर है। तो अगर आपने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है वर्बली तो वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, और अगर आपने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है राइटिंग में तो कहलाती है डीड। फ्लो बन गया। पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ वर्बली, सिंपली कॉल्ड इट एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया राइटिंग में, देन यू कैन कॉल इट एज डीड। ओके। नाउ ये दोनों तरीके अलाउ हैं पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट में दोनों तरीके अलाउ हैं। पार्टनरशिप एक्ट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि आप वर्बल एग्रीमेंट नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, मना तो नहीं है, लेकिन वो एडवाइस नहीं करता कि आप वर्बल एग्रीमेंट करें। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डू अ वर्बल एग्रीमेंट। रीजन, आखिर एक्ट ऐसा क्यों एडवाइस नहीं कहता? वो कहता है यार बनाना है तो बना लो, लेकिन पहली बात समझ लो कि तुम इसे रजिस्टर नहीं करा पाओगे। भाई, वर्बल एग्रीमेंट का मतलब है आपने केवल बातचीत करके एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट मतलब कंसेंट देना, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंसेंट हो गई है, सहमति बन गई है किसी बात को लेके। तो वो सिर्फ बातचीत में सहमति बनेगी तो उसको रजिस्टर कैसे कराओगे? राइटिंग में चाहिए ना। तो क्योंकि आपने वर्बल एग्रीमेंट किया है, आप रजिस्टर नहीं करा पाओगे। रजिस्टर नहीं करा पाओगे तो भाई आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आपकी पार्टनरशिप है। पहली चीज तो इसी बात का एविडेंस नहीं है कि पार्टनरशिप है। फिर कल को तुम्हारे बीच में जो भी कुछ डिसाइड हुआ था वो एक दूसरे के ऊपर अगर कल को डिस्प्यूट हो गए और कोर्ट चले गए तो प्रूव कैसे करोगे कि हमने क्या क्या डिसाइड किया था? सो इस सिचुएशन की वजह से, या इस सिचुएशन में ना जाए कोई व्यक्ति, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि भाई वर्बल एग्रीमेंट मत करो। क्या एडवाइजेबल है फिर? एडवाइजेबल ये है कि आप रिटर्न एग्रीमेंट करो, जिसको हम क्या कहते हैं? डीड बोलते हैं। तो बस पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर राइटिंग में होता है तो डीड कहलाता है। डीड को आप डीड बनाओगे तो क्या डीड बन जाने से एविडेंस आ जाता है सर? नहीं, डीड बन जाने से एविडेंस नहीं आता। लेकिन अगर हम इस डीड को रजिस्टर करा लें, क्योंकि ये रजिस्टर हो सकती है, वर्बल एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं हो सकता, डीड बनाएंगे तो वो रजिस्टर हो सकती है। यहां पे एक्ट फिर फ्रीडम देता है तुम्हें। वो कहता है भाई डीड बना ली तुमने, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुमने डीड बनाई राइटिंग में। यहां पे भी तुम्हारी मर्जी है कि इसे रजिस्टर कराओ या मत कराओ। जैसा अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप एट विल, सॉरी, जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप को रजिस्टर कराओ या मत कराओ ऑप्शनल है। हाँ, अगर तुम पर्टिकुलर बनाओगे तो फिर करानी ही पड़ेगी, लेकिन जनरल के लिए तो ऑप्शनल है ना। आप सपोज जनरल पार्टनरशिप बना रहे हो, ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल कहा है, लेकिन एडवाइजेबल क्या है? एडवाइजेबल ये है कि रजिस्टर करा लो। तो पहली एडवाइस एक्ट ने कहा दी, राइटिंग में एग्रीमेंट करो, इसका मतलब है पार्टनरशिप डीड बनाओ। राइटिंग में एग्रीमेंट करो, इसका मतलब है पार्टनरशिप डीड बनाओ। और डीड को भी क्या करवाओ? रजिस्टर करवाओ। तो दो बार एडवाइस दे रहा है। वहां जाने से क्यों रोक रहा है कि वर्बल एग्रीमेंट क्यों नहीं करना? कल को तुम ये उसको रजिस्टर नहीं करा पाओगे। डीड बनाओगे तो रजिस्टर करा पाओगे। और रजिस्ट्रेशन कराना ना कराना ऑप्शनल है। अगर ऑप्शनल है तो भी वो ये सजेस्ट करता है, वो ये एडवाइस करता है। वो कौन? पार्टनरशिप एक्ट, कि इसे रजिस्टर कराओ। क्योंकि अगर रजिस्टर नहीं कराएंगे, देखो कराओगे तो क्या होगा? अगर डीड रजिस्टर कराओगे ना,
तो इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस आ जाएगा कि तुमने एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है। इस बात का एविडेंस हो जाएगा तुम्हारे पास। कैसे हो जाएगा मैं भी बताता हूं। लेकिन अगर नहीं कराओगे तो उसके लिए कुछ लिमिटेशन भुगतनी पड़ेंगी, कुछ कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे। मतलब आप कुछ काम करने से रोक दिए जाओगे। ये जो वर्ड है ना लिमिटेशन, ये लीगल वर्ड है। आपके ऊपर सर्टेन लिमिटेशन लग जाएंगी। पार्टनरशिप एक्ट कहता है आपके ऊपर सर्टेन लिमिटेशन लग जाएंगी। कौन सी लिमिटेशन लग जाएंगी? 3 तरह के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे आपके ऊपर। ये लिमिटेशन है कि आप सूट फाइल नहीं कर सकते, सिंपल बात है। जो भी लिमिटेशन है वो फाइलिंग ऑफ सूट पे है। फाइलिंग ऑफ सूट मतलब कोर्ट में केस करना। सूट मतलब पहनने वाला नहीं। फाइलिंग ऑफ सूट पे रिस्ट्रिक्शन है। आपके पार्टनर एक दूसरे पे केस नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट किस पे है? पार्टनर आपस में एक दूसरे पे केस नहीं कर पाएंगे। कल को किसी ने कुछ गड़बड़ करी तो पार्टनर दूसरे पे केस कर सकते हैं, अगर आपकी डीड रजिस्टर्ड है तो। पार्टनर एक दूसरे पे केस नहीं कर पाएंगे क्योंकि डीड रजिस्टर हो जाती है। तो इसका मतलब होता है कि एक डॉक्यूमेंट आपने पहले से गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया एज एविडेंस कि हमने क्या क्या डिसाइड किया है आपस में। तो वो जो आपस का रिलेशनशिप है ना, वही डीड में लिखा है। वो आपस के रिलेशनशिप के बेसिस पे अगर कोई पार्टनर कुछ गड़बड़ करता है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे सूट फाइल कर देगा। और अगर आपकी डीड रजिस्टर नहीं होगी तो बेसिस कहां से आएगा? कोर्ट में जाके बोलोगे इसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था। लिखा हुआ कहाँ है क्या बोला था? वो लिख के रजिस्टर करा लेते तो कोर्ट में प्रेजेंट हो जाता है एज एविडेंस और डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता। सो पार्टनर एक दूसरे पे केस नहीं कर पाएंगे। फर्म थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर पाएगी। ये थर्ड पार्टी क्या होता है? थर्ड पार्टी का मतलब होता है आउटसाइडर ऑफ द फर्म। मतलब जैसे आपके सप्लायर, आपके कस्टमर, आपका बिजनेस है तो बिजनेस में कस्टमर होते हैं जिनको आप सामान बेचते हो, सप्लायर होते हैं जिनसे आप सामान खरीदते हो, किसी से लोन लेते हो। वही सब जो लोग हैं फर्म को छोड़ के, जो फर्म के बाहर प्रेजेंट लोग हैं, उनसे आपके ट्रांजेक्शन होते हैं। तो जिनके साथ ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब आउटसाइडर ऑफ द फर्म होते हैं, उन्हीं को थर्ड पार्टी कहते हैं। तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट फर्म केस नहीं कर पाएगी। और मजेदार बात बोलूं, थर्ड पार्टी तुम्हारे अगेंस्ट केस करेगी लेकिन तुम फर्म के एज अ फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर पाओगे। तो पहली रिस्ट्रिक्शन पार्टनर्स पे, दूसरी रिस्ट्रिक्शन फर्म पे, तीसरी रिस्ट्रिक्शन भी फर्म पे ही है। फर्म अपने पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं कर पाएगी। तो फर्म ना तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर पाएगी ना पार्टनर के अगेंस्ट केस कर पाएगी अगर तुमने डीड को रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अगर तुमने डीड को रजिस्ट्रेशन नहीं किया। इसीलिए एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एडवाइस करता है कि पहले तो राइटिंग में एग्रीमेंट करो, मतलब पार्टनरशिप डीड बनाओ, और जो डीड बनाई है उसे रजिस्टर करा लो। फिर वो एविडेंस हो जाएगा कि तुम्हारी एक फर्म है। इस बात का एविडेंस, इस बात का एविडेंस कि फर्म में कितने पार्टनर है, इस बात का एविडेंस कि पार्टनर्स के आपस में क्या म्यूचुअल राइट है, कौन अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर है, अगर है कोई तो कौन लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर है। ये सब कुछ उस डीड में लिखा है। वो डीड तुमने रजिस्टर करा ली है। सर बार बार कह रहे हो रजिस्ट्रेशन करा लो, रजिस्ट्रेशन करा लो। आखिर रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि हमारी फर्म बनाई है हमने, हमारी फर्म का नाम है, हमारी फर्म का एड्रेस है, हमारे पार्टनर्स के नाम ये हैं, हमारी पार्टनर्स के एड्रेस ये हैं, हमने इतने ड्यूरेशन के लिए फर्म बनाई है, पार्टनरशिप एट विल बनाई है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाई है, जनरल पार्टनरशिप बनाई है या लिमिटेड पार्टनरशिप बनाई है। तो लिमिटेड पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, कौन से टाइप की पार्टनरशिप है, किसको क्या राइट दिए हैं, किसके क्या ऑब्लिगेशन है, डिसोल्यूशन की क्या ग्राउंड्स हैं, ये सब हम उसके अंदर लिखते हैं। उस पेपर को अटैच कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन करके हम ये चाहते हैं, हम भेज देते हैं एक अथॉरिटी को। एप्लीकेशन किसी अथॉरिटी को दी जाती है ना, जैसे तुम अपने टीचर को देते हो छुट्टी के लिए, प्रिंसिपल को देते हो, वैसे ही जो बिजनेस होते हैं वो रजिस्ट्रार को अप्लाई करते हैं। रजिस्ट्रार कौन होते हैं? देखो तुम्हारा व्हीकल रजिस्टर्ड है, जो व्हीकल तुम चलाते हो उसका आरसी बुक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और रजिस्ट्रार ऑफिस सुना है तुमने? जहां पे ये व्हीकल रजिस्टर होता है, जब हम नया व्हीकल खरीदते हैं तो वहां रजिस्टर होता है। ऐसी घर की भी रजिस्ट्री होती है। तो रियल एस्टेट का भी रजिस्ट्रार है, व्हीकल के भी रजिस्ट्रार है, रियल एस्टेट के भी रजिस्ट्रार है।
रजिस्ट्रार का मतलब क्या है? एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर मतलब एक लिस्ट होती है जिसके अंदर डिटेल लिखी होती है कि भाई ये व्हीकल इस व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है। वो वहां से एविडेंस बनता है कि व्हीकल तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ने कर रखा है, एक रजिस्टर में एंट्री कर रखी है तुम्हारे नाम से उस व्हीकल की। ऐसे ही किसी प्रॉपर्टी की एक एंट्री कर रखी है तुम्हारे नाम से, इसलिए वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, वहां से एविडेंस बनता है। तुम्हारे पास अकेले पेपर है उससे नहीं बनता, वो वेरीफाई वहां से होता है, इसीलिए हम रजिस्ट्री कराते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे ही कंपनी या एक फर्म एग्जिस्टेंस में आ गई है और वो फर्म रजिस्टर होती है, तो जिस रजिस्टर में उसका रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्टर ऑफ द फर्म कहलाता है, जिसमें उसका नाम लिखा जाएगा। तो इसका मतलब होता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है हम फर्म का नाम एंटर कर रहे हैं। किस में एंटर कर रहे हैं? रजिस्टर में। और कौन करता है ये काम? रजिस्ट्रार। तो एक रजिस्ट्रार वो पर्सन है जो हमारी फर्म का नाम एंटर करता है एक रजिस्टर में। अब ये सब कंप्यूटर पे होता है, पर वर्ड वही है, पहले रजिस्टर होता था, तो इसलिए वो रजिस्ट्रार कहलाता है। और वो जो रजिस्टर होता है उसके अंदर हमारी प्रॉपर्टी, हमारा व्हीकल या हमारी फर्म का नाम जाता है। सबके अलग अलग ऑफिस होते हैं, व्हीकल वालों का अलग है, वैसे फर्म वालों का अलग है, तो वहां जाके अप्लाई करना पड़ता है और फिर आपकी फर्म रजिस्टर हो जाती है। रजिस्ट्रेशन इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस है। कंक्लूसिव वर्ड का मतलब समझते हो? कंक्लूसिव का एक और वर्ड होता है, जो लोग बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं क्लैट वगैरह के लिए तो समझना। एक होता है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी, इस वर्ड से तुम अ, जरूर कांटेक्ट में आओगे जल्दी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है फर्स्ट इंस्टेंस पे, प्रथम दृष्टया हमें कोई एविडेंस मिलता है यार, जिसपे हम श्योरली नहीं कह सकते, बट जिससे एंटीसिपेशन मिलता है उसको प्राइमा फेसी बोलते हैं। किसी बात का एविडेंस नहीं है, किसी बात की श्योरिटी नहीं है, लेकिन हमें एंटीसिपेशन बन रहा है किसी चीज को देखते हुए, ऐसे सबूतों को प्राइमा फेसी एविडेंस बोलते हैं। लेकिन जिस सबूत पे या जिस एविडेंस पे कोई शक नहीं बचा किसी इवेंट के होने का, किसी इवेंट के होने का कोई शक नहीं बचा, ऐसा सबूत अगर सामने आ जाए, उसको बोलते हैं कंक्लूसिव हो गया। कंक्लूसिव हो गया मतलब अब इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन एक इवेंट है कि आपकी फर्म रजिस्टर हो चुकी है। अब इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं। आपकी फर्म एग्जिस्टेंस में आ गई है, आपकी फर्म को एक लीगल रिकॉग्निशन मिल गया है, लॉ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो रजिस्ट्रेशन इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस है कि लॉ उसके एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। इन द व्यू ऑफ लॉ, लॉ की नजरों में आप एग्जिस्टेंस में हो, ये बात रजिस्ट्रेशन से पूरी होती है। और वो जो पेपर आपने जमा किया है वो इस बात का एविडेंस है कि आपके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अपने आप को रजिस्टर कराओ, पहले राइटिंग में बनाओ तो वो कहलाएगी पार्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो राइटिंग में बनाया जाए वो कहलाती है डीड, और उस डीड को जब हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वो बन जाता है इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस कि आप एग्जिस्टेंस में हो, और जो डीड आपने रजिस्टर कर रखी है वो अब सेफ है। जब तक उसमें कोई चेंज नहीं करोगे वो ही रूल्स बन जाएंगे तुम्हारे लिए, जिसके अकॉर्डिंग्स में तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म बिजनेस काम करेगा। आई होप बात समझ में आ गई। सर ये रजिस्ट्रेशन होता कैसे है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप में काम हो जाता है। पहली स्टेप में एप्लीकेशन लिखी जाती है, किसको? अथॉरिटी को। अथॉरिटी का नाम क्या है? रजिस्ट्रार। एप्लीकेशन में डिटेल भरी जाती है, पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल। क्या डिटेल दी जाती है भाई? हमारी फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, डेट ऑफ डीड क्या है, मतलब हमने डीड किस दिन बनाई है, वगैरह वगैरह। तो रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन जाती है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर्स लिखे होते हैं, मतलब डिटेल लिखी होती है फर्म की। रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन को लेगा, लेकिन साथ में क्या लेगा? फीस। बिना फीस के रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं होता दुनिया में। तुम्हारा व्हीकल रजिस्टर होता है उसमें भी फीस लगती है, तुम्हारा घर रजिस्टर होता है उसमें भी फीस लगती है। इसी तरह से जब तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होगी तो उसमें भी फीस लगेगी। तो जो भी रिक्वायर्ड फीस है रूल्स के हिसाब से वो आपको जमा करनी है। इसके बाद इसके बाद सारी चीजें वेरीफाई करेगा रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार को अगर सब कुछ ठीक लगता है तो तुम्हारी फर्म का नाम रजिस्टर में एंटर कर लेगा, तुम्हारी डीड रजिस्टर कर लेगा, और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है इस बात का एक सबूत देगा तुम्हें
जैसे व्हीकल रजिस्टर करने पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है, घर की रजिस्ट्री करने के बाद हमारे पास घर की रजिस्ट्री करने के बाद हमारे पास रजिस्ट्री का प्रॉपर डॉक्यूमेंट आता है कि तुम्हारी जो रजिस्ट्री है वो ये कर ली गई है, उसमें एक नंबर होता है जो रेफरेंस नंबर होता है, और वो इस बात का एविडेंस होता है कि आपने रजिस्ट्री करवाई है। बस ऐसे ही फर्म को रजिस्ट्री कराने पे भी एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट वर्ड क्या होता है? किसी चीज का प्रमाण। जैसे तुम पास हुए तो उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। वैसे ही इस बात का प्रमाण है कि आपने एग्जाम दी है और एग्जाम में इतने नंबर आए हैं, आप पास हो गए हो। वैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस बात का एविडेंस है, इस बात का प्रमाण है कि आपकी फर्म रजिस्टर हो चुकी है, और ये एक कंक्लूसिव एविडेंस है। इसके बाद इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता कि फर्म रजिस्टर है या नहीं कोर्ट में। आप वो प्रेजेंट कर दो, सर्टिफिकेट प्रूव हो जाएगा। जैसे आपकी गाड़ी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तुम्हारे नाम पे, कि वो गाड़ी कोई और बोल देगा क्या उसकी है। वो एविडेंस की तरह काम करेगा, कंक्लूसिव एविडेंस की तरह काम करेगा, इसीलिए लोग अपना आरसी कार्ड बनाते हैं। सो दैट्स इट। यहां तक कोई समस्या हो तो डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, आखिर में लास्ट टॉपिक। सर ये डीड बोल रहे हो आप, डीड बना लो, डीड बना लो। राइटिंग में डीड में लिखते क्या है? सब कुछ। फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, आप पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, सब कुछ लिखते हैं। डेट, ड्यूरेशन, लाइबिलिटी, सब लिखते हैं। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो एप्लीकेशन जमा करते हैं ना, एप्लीकेशन में सारे पार्टनर्स के साइन होने चाहिए। जो ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो ना रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें सारे पार्टनर साइन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, कि एक नंबर का क्वेश्चन जो आता है कि भाई पार्टनरशिप डीड पे मेजॉरिटी पार्टनर के साइन चाहिए कि सारे, सारे पार्टनर के साइन चाहिए। हमेशा पार्टनरशिप में सारा चलता है, मेजोरिटी मेजोरिटी से कुछ नहीं चलता, क्योंकि सारे पार्टनर, जनरल पार्टनरशिप में सबको बराबर राइट है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में राइट को लिमिट कर देते हो आप डीड बना के, लेकिन साइन तो फिर भी सारों के चाहिए, तभी तो फर्म रजिस्टर होगी। पर किसी से बिना पूछे बिना साइन लिए उसको पार्टनर बना लोगे क्या अपनी फर्म में? ऐसा चलना चाहिए क्या? तुम कॉमन सेंस से सोच के देखो। तुम दो दोस्त हो, तीसरे दोस्त को बिना बताए उसको पार्टनर बना लो, कल को उसको भी लाइबल करना चाह रहे हो, ऐसा होता है क्या? उसकी कंसेंट चाहिए। पार्टनरशिप में बिना कंसेंट के काम नहीं चलता, सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। सारे पार्टनर साइन करेंगे उस डीड पे, जिस डीड को आप रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट्स इट। पार्टनरशिप डीड बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। फिर से बता देता हूं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोलते हैं क्या? आंसर इज नो। रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो क्या वर्बल पार्टनरशिप एग्रीमेंट अलाउ है एक्ट में? यस, वर्बल पार्टनरशिप एग्रीमेंट अलाउ है, पर एडवाइजेबल नहीं है। एडवाइजेबल है डीड बनाओ, मतलब रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाओ। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है। फिर क्या पार्टनरशिप डीड बना लेना काफी है, या उसका रजिस्ट्रेशन एक अलग मेथड है? डीड बनाना अलग चीज है, रजिस्टर कराना अलग चीज है। डीड बनाने में पार्टनर्स ने सारी टर्म एंड कंडीशन लिख ली और आपस में साइन कर लिए, इसको बोलते हैं डीड बनाना। रजिस्ट्रेशन कराना एक अलग स्टेप है, वहां पे हमें जाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस। ठीक है, वहां पे हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि हमारी फर्म का नाम अपने रजिस्टर में लिख लो, और जिस ऑफिसर को ये कहा अप्लाई किया जाता है वो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म कहलाता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म अगर सब कुछ वैलिड देखता है तो वो तुम्हारी फर्म को रजिस्टर कर लेगा और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब ये सर्टिफिकेट इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस है कि तुम्हारी फर्म एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, और कल को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो एडवाइजेबल यही था कि रजिस्ट्रेशन करा लो, ताकि कोर्ट में अगर केस जाए तो तुम्हारी फर्म एग्जिस्टेंस में, तुम्हारी फर्म में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके ऊपर तुम बिजनेस करते हो, वो सब कोर्ट को उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा, और आप इस बात को प्रूव कर पाओगे कि हमारे बीच में ये एग्रीमेंट था। जब ये प्रूव कर पाओगे तभी सूट फाइल कर पाओगे, मतलब कोर्ट केस तभी लेगा जब तुम्हारी फर्म रजिस्टर्ड होगी और उसका एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होगा, नहीं तो तुम्हें भगा देगा। तो एज अ पार्टनर तुम दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहते हो किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, या एज अ फर्म तुम पार्टनर्स के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहते हो, या एज अ फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहते हो, तो पहले तुम्हारी फर्म एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए और तुम्हारी डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि आप डीड को रजिस्टर करा के रखो। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन एडवाइजेबल है कि रजिस्ट्रेशन कराओ।
डीड बनाना भी ऑप्शनल है, लेकिन एडवाइजेबल है कि डीड बनाओ। डीड बनाओगे तो रजिस्ट्रेशन करा पाओगे, रजिस्ट्रेशन करा पाओगे तो ये लिमिटेशंस तुम पे नहीं लगेंगी। अदरवाइज एज अ कॉन्सिक्वेंस ये लिमिटेशन हमेशा रहेगी कि तुम कोर्ट में जाके सूट फाइल नहीं कर सकते। एज अ पार्टनर दूसरे पार्टनर पे, एज अ फर्म दूसरे पार्टनर्स, एज अ फर्म अपने पार्टनर्स पे, या एज अ फर्म थर्ड पार्टी पे। ये हो गई पूरी बात। आई होप बहुत सिंपल सी बात थी। तो पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप टॉपिक इन बिजनेस स्टडीज हमारा यहाँ खत्म होता है। इसके जो डिफरेंस है विद द प्रोप्राइटरशिप और विद द जॉइंट HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो तुम्हें पढ़ने। अगर किसी चीज में डाउट आता है मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे अगले लेक्चर में चलेंगे। ओके, थैंक यू।